नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा जून का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको आगे आने वाले समय में मिलते रहें। तो इस महीने जो सबसे बड़ी घटना होने वाली है जून में वो ये है कि 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। शनि की साढ़े सती का आपका तीसरा चरण चल रहा है। शनि आपके चार्ट में दूसरे घर में है। जब शनि वक्री होंगे तो क्या क्या उनके प्रभाव होंगे वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। दूसरा जो मुख्य घटना होने वाली है वो है आपके पंचम स्थान में 8 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक बुध होंगे और 15 तारीख को सूर्य वहाँ आ जाएंगे। तो 15 से 24 तक का जो समय है वो बड़ा भाग्यशाली समय रहेगा क्योंकि उस समय पंचम स्थान में आपका बुधादित्य राजयोग बनेगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राहु और गुरु जो आपके चतुर्थ भाव में हैं, जो गुरु चांडाल योग बना रहे थे, अब क्योंकि गुरु युवा हो जाएंगे, 12 डिग्री पर आ जाएंगे और राहु 5 डिग्री पर आ जाएंगे और गुरु आगे की तरफ बढ़ेंगे और राहु पीछे की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जो राहु का एक प्रभाव था गुरु पर वो अब नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावा आपके 7th हाउस में मंगल और शुक्र जब दोनों एक साथ होंगे तो ये बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हालांकि मंगल कर्क राशि में है तो मंगल फायर और कर्क यानी वाटर तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से यहाँ पर नीचभंग राजयोग बनेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। चंद्रमा जब चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि जैसा चंद्रमा वैसा हमारा मन, यानी कि जैसा मन वैसा चंद्रमा। तो चंद्रमा जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में हमारा मन होता है। चंद्रमा अच्छे घर में जिस दिन होता है उस दिन हम अच्छा फील करते हैं। चंद्रमा जिस दिन किसी खराब स्थिति में होता है, विशेष रूप से अष्टम भाव में चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते हैं, तो हमारा मूड ऑफ होता है, चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन चंद्रमा अष्टम भाव में उस दिन कोई शुभ काम ना करें। तो मैं आपको चंद्रमा की स्थिति के बारे में बता देती हूँ। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे 11वें घर में। आपके आय के साधन बढ़ेंगे, व्यापार में लाभ होगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। 11 और 12 तारीख को आपके तृतीय भाव में मीन राशि में रहेंगे। तो क्योंकि अपनी राशि से नवा हाउस यानी कि आपकी राशि का भाग्य भाव, तो भाग्य भाव में होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पारिवारिक सुख रहेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, यू विल हैव ऑल गुड फीलिंग। उसके बाद 18 और 19 तारीख को मिथुन राशि में 6th हाउस में होंगे तो 6th हाउस में शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी से कंसर्न कोई मुकदमा या कोई चीज़ चल रहा है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। 21 और 22 तारीख को कर्क राशि में 7th हाउस में होंगे। तो मंगल यहाँ पर वैसे भी जब चंद्रमा स्वग्रही होंगे तो नीचभंग राजयोग बनाएंगे और गुरु की दृष्टि से वैसे भी मंगल के साथ यहाँ नीचभंग राजयोग बन रहा है। तो 7th हाउस यानी कि आपका स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनर, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। आपको बिजनेस से कोई बेनिफिट मिलेगा, आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, प्रेमी प्रेमिका के संबंध अच्छे होंगे, मित्रों के साथ आप मौज मस्ती करेंगे, उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव होंगे आपके। 23 और 24 तारीख को वो अष्टम भाव में होंगे। तो हालांकि वहाँ शनि और बृहस्पति की दृष्टि है तो उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि 23 और 24 तारीख को कोई विशेष काम ना करें। और कोई बहुत ही ज़रूरी कुछ यात्रा करनी है या कोई काम या कोई डील साइन करनी है तो ईश्वर का नाम लेकर के उस काम को आरंभ करें। 26 और 27 को बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य स्थान में होंगे तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बनने से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। सप्तम का स्वामी जब नवम भाव में होगा तो यात्रा होगी, खुशी होगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, भाग्योदय होगा, अचानक भाग्य साथ देगा और कोई शुभ कर्म आपके घर में होगा, कोई शुभ सूचना, शुभ समाचार आपके घर में आ सकता है। अब बात करते हैं आपके हाउस वाइज प्लैनेट्स की पोजीशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले घर की। तो पहले घर में जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ मकर राशि है। तो आप कि अपने घर में यानी कि सेल्फ के घर में मकर है जिसका स्वामी शनि है जो कि दूसरे भाव में बैठा है, परिवार के भाव में बैठा हुआ है और अब वक्री होने जा रहा है। तो जो कोई घर ग्रह वक्री होता है तो षडबली हो जाता है। तो ये समय आपके लिए रेट्रोस्पेक्शन का समय होगा, पुनर्विचार का समय होगा। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पहले से करते आ रहे हैं, कुछ डिसीजंस आपने लिए हैं
उन पर थोड़ा सा पुनर्विचार करने की ज़रूरत होगी। कोई भी ग्रह वक्री खराब नहीं होता है, वो जो हम सोच के बैठते हैं वक्री खराब है, वक्री खराब नहीं है, वो ताकतवर हो जाता है और आपको एक तरह से अगर कहिए तो शनै शनै चलने की, शनि यानी शनै शनै धीरे धीरे चलने की सलाह देता है और आपको समझाता है कि देखो भाई सब जगह उलझने से काम नहीं चलेगा। तो कहीं भी अगर किसी के भी साथ आपके कोई मतभेद होते हैं, किसी से भी कंसर्न, हस्बैंड वाइफ के, फाइनेंशियल मित्रों के साथ, करियर से कंसर्न, तो बाहुबली बनने की कोशिश मत कीजिए, है ना। ये समय ऐसा है कि एक चीज़ है ना डिप्लोमेसी, उससे काम निकालिए, साइड ट्रैक से निकल जाइए। ये समय ऐसा है कि डायरेक्टली किसी से उलझने का समय नहीं है। 11वें जो आपका दूसरा घर है, क्योंकि उसमें शनि पहले ही बैठे हैं, तो परिवार के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। तो अगर आप परिवार के मुखिया हैं या छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी आपकी पोजीशन है उसमें बहुत संभाल के परिवार के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। आपके तीसरे घर में मीन राशि है, जो कि आपका पराक्रम का घर है, और उनके स्वामी चौथे घर में बैठे हैं सुखेश में, तो ये बहुत अच्छा है। आपको पराक्रम से सुख मिलेगा। चौथा घर यानी कि भूमि भवन वाहन का घर है, आपका माता का घर है, तो माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। और क्योंकि एक थोड़ा सा जो माता के साथ मतभेद आपका या परिवार के साथ एक मतभेद कुछ समय से अगर डायरेक्टली नहीं चल रहा था तो अंडर करंट में तो 100% चल रहा था, वो अब कम होगा, क्योंकि राहु का डिस्टेंस अब गुरु से बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि राहु का जो प्रभाव आपकी बुद्धि पर था वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा, और गुरु जो कि बुद्धि के कारक हैं, जो अध्यात्म के कारक हैं, जो परिवार के कारक हैं, वो अब चतुर्थ स्थान को भी बहुत ताकत देंगे। और क्योंकि तीसरे के स्वामी हैं और आपके 12th हाउस के भी स्वामी हैं, तो विदेश से कोई आपको लाभ मिलेगा, आपको व्यापार से लाभ मिलेगा, डिस्टेंस में आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे। ऐसे लोग जहाँ या कोई आपका पैसा कहीं बाहर गया हुआ है तो वो इस समय वापस लौट करके आना चाहिए। बात करते हैं चौथे घर की, तो जहाँ राहु और गुरु हैं, मैं आपको पहले ही बतला चुकी हूँ कि चौथे घर की स्थिति अब बेटर होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सुख की स्थिति बेटर होगी, भूमि भवन वाहन की स्थिति बेटर होगी। बात करते हैं पाँचवें घर की, तो पाँचवें घर में 8 तारीख से 24 तारीख तक बुध रहेंगे और 15 तारीख को सूर्य वहाँ आ जाएंगे। तो 15 तारीख से 24 तारीख तक बुधादित्य योग बनेगा, जो बहुत अच्छा है। बुध भी जब वहाँ होंगे 8 से 24 तक, तो वो अच्छी स्थिति है। हाँ, जब बुध छठे घर में चले जाएंगे और सूर्य अकेले रह जाएंगे तो आपको थोड़ी ईगो देंगे, अहंकार देंगे, और यहाँ पर वैसे भी वो स्थान बली हैं, तो कन्फ्रंटेशन से बचिएगा, विशेषकर अपनी संतान के साथ। अगर आप उनसे कोई बात बनवाना चाहते हैं तो अपने विचार उन पर थोपिएगा नहीं, उन्हें भी बात करने का मौका दीजिए, सोचने का मौका दीजिए, अपनी बात को रखने का मौका दीजिए। अपनी बात अगर आपको उनसे बनवानी है तो दोनों तरफ की सहमति से ही ऐसा होना चाहिए। संतान का स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान इस समय रखिएगा। करते बात छठे घर की, तो जब मिथुन राशि में उसके स्वामी बुध खुद आकर के बैठ जाएंगे तो शत्रुहंता योग बनेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलेगी, शत्रुओं से निजात मिलेगा, कर्जे से निजात मिलेगा। बुध का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है। और अब बात करते हैं छठे घर की, जहाँ मंगल नीच राशि में है, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो नीचभंग राजयोग बनेगा। और ये स्थिति मंगल और शुक्र की आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी। पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, व्यापार में आपको फायदा होगा, मित्रों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और बहुत कुछ पारिवारिक सुख, कुछ शुभ समाचार ही आपको दे करके जाएंगे। बात करते हैं आठवें घर की, तो आठवें घर में क्योंकि आपकी सिंह राशि है, जिसके स्वामी सूर्य है, आपके पाँचवें घर में होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सूर्य की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो थोड़ा सा अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा जैसे स्ट्रेट बोलते हैं उससे बचिए। कहीं गुस्सा आ रहा है या कोई बात आपको बुरी लग रही है तो उसको स्ट्रेट अवे कहने के बजाय या तो आप कल पर छोड़ दीजिए कि कोई बात नहीं, हम ये बात आज नहीं कल कर लेंगे, या फिर ये है कि उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली कहिए। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव में कन्या राशि है, जिसके स्वामी बुध हैं, जो कि इस समय बुधादित्य योग पाँचवें घर में बनाएंगे। तो भाग्येश का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छा है। ये भाग्योदय होगा, अचानक भाग्य साथ देगा, कुछ आपकी यात्राएं होंगी, परिवार के साथ, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। बात करते हैं 10वें घर की, जहाँ केतु बैठे हैं, तो क्योंकि अब केतु पर गुरु की दृष्टि होगी, राहु और गुरु दोनों की ही दृष्टि हालांकि है, लेकिन गुरु की दृष्टि मुख्य रूप से होगी। तो जब गुरु केतु की मित्र है और गुरु की दृष्टि जब केतु पर होती है, तो आपके जिन कामों में अड़चन आ रही थी
नौकरी में, राज्य से संबंधित कामों में, बाकी वर्क प्लेस पर, वो अड़चनें अब धीरे धीरे कम होंगी और उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। बात करते हैं आपके आय भाव की, आपका जो लाभेश है उसकी बात करते हैं। तो वहाँ पर देखिए आपके 10th हाउस में, क्योंकि तुला राशि और केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा है, मैं वापस 10वें घर की बात कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। केंद्र का स्वामी का केंद्र में होना, 10वें घर का स्वामी आपका 7वें घर में बैठा है, तो इस समय कुछ आपको विशेष रूप से सुख और सौंदर्य से, कला के क्षेत्र में या इन सब चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। बात करते हैं आपके 11वें घर की, जहाँ पर कि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल है, वो भी क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं, है ना। देखिए चौथे घर का यानी सुखेश का और 11वें घर यानी कि आयेश का, दोनों का स्वामी जब सप्तम घर में बैठा हुआ, वो भी शुक्र के साथ, तो बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट करता है, आपको पूरी तरह से बेनिफिट देगा। अब बात करते हैं 12वें भाव की, तो 12वें भाव पर में जहाँ धनु राशि है, वहाँ का स्वामी खुद केंद्र में बैठ करके त्रिकोण को देख रहा है। तो गुरु क्योंकि चौथे घर में बैठ करके, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो क्योंकि 12वें भाव पर है, तो आपको विदेश से कुछ बेनिफिट होगा, व्यय को संभालेंगे, जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं उनको संभालेंगे। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ थोड़ा क्रोध से बचिए और जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उन पर पुनर्विचार कीजिए और अपने संबंधों को अपने परिवार के साथ थोड़ा सा मधुर बना करके रखने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि ये साढ़े सती का अंतिम चरण है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। ये जो कष्ट का समय है मैक्सिमम निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है, वो भी निकल जाएगा। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी एक वीडियो के लिए बहुत जल्दी फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।